नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडिज़ अकेडमी पर। और इस एसएससी जेई सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें अपन रेजिस्टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि अपन ने पिछली बार देखा था पिछले वीडियो में कि अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट के डाटाज हैं तो हम कैसे उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से, और पावर और एनर्जी लॉसेस कैसे अपन उसमें निकाल सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस में होने वाले एनर्जी लॉसेस अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में अपन को ये देखना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे आज का, छोटी सी चीज़ है, रेजिस्टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमारे पास फिजिकल डायमेंशंस अवेलेबल है, यानी किसी कंडक्टर की हमारे पास लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी रेजिस्टिविटी अवेलेबल है, तो अपन कैसे उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो एक दूसरा तरीका है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस कब काम आता है? जब हम फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। जैसे लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ मीटर्स में होगी, मीटर स्क्वायर में होगा, और रो जो बोली जाती है क्या, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। ये किस यूनिट में होगा अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। रो वैल्यू जो है, ये रो जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, बेसिकली मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े एटम्स हैं, कैसे लैटिस में जमे हुए हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पदार्थ को गर्म करने पर या उसको कोई किसी प्रकार की एनर्जी देने पर, लाइट उस पर डालने पर, उसमें से करंट फ्लो होने पर इस लैटिस स्ट्रक्चर में क्या असर पड़ता है, वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है रो। तो रो जो है या रेजिस्टिविटी जो है पूरी तरीके से मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब मटेरियल डिपेंडेंट है तो यहां से अपन को जो मटेरियल का फैक्टर आता है कि रेजिस्टेंस भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पदार्थ की प्रॉपर्टी है, अभिलक्षण है उसका, तो वहां ये रेजिस्टिविटी ही है जो उस रेजिस्टेंस को रिजेंबल कर रही है इस फॉर्मूला में। तो किस तरह से निकालते हैं अपन रेजिस्टेंस, कि अगर कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग रोड मैंने एक मान ली है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A मीटर स्क्वायर, और ये उसकी लेंथ है L मीटर्स की, ठीक है। और इसकी रो रेजिस्टिविटी है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा इस रोड का, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L बाई A। अब यहां से अपन इस रो की यूनिट भी देख लेते हैं कितनी आएगी। तो अगर R की यूनिट हमें पता है, ये टोटल किस में आएगी, ओम में। तो अगर मैं रो की यूनिट निकालना चाहूं, वो यहां से अपन निकाल सकते हैं। कैसे? R की यूनिट है ओम में, रो की यूनिट अपन को फाइंड आउट करनी है, L की यूनिट है एम में, नीचे मीटर स्क्वायर, एम से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो रो की जो यूनिट आएगी वो किसमें आएगी, ओम मीटर में। रो की यूनिट किसमें दी जाती है, ओम मीटर में। ये यूनिट कैलकुलेशन, यूनिट बैलेंस करके दोनों साइड की अपन निकालते हैं ना, वैसे निकाला है मैंने। तो इससे अपन ये कह सकते हैं क्या, एक डेफिनेशन सिंपल से मैं बता सकता हूं कि अगर मान लो ये 1 मीटर का टुकड़ा होता, 1 मीटर लंबाई में टुकड़ा होता और इसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता, तो 1 मीटर लंबे कंडक्टर के टुकड़े के लिए 1 मीटर स्क्वायर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, रो के। कहने का मतलब क्या हुआ, इफ ए 1 मीटर लेंथ conductor is
हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फिर आर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बराबर रो। यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ओम ऑफ ए 1 मीटर कंडक्टर ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी भी पदार्थ की अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? 1 मीटर लंबा टुकड़ा लो जिसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो और उसमें से आप वोल्टेज और करंट लगा के कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस। जो ये रेजिस्टेंस निकलेगा यही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है ना? अगर आप लोग इसको नहीं पकड़ पाए हो तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मुझे किसी भी पदार्थ की रेजिस्टिविटी निकालनी है, किसी भी पदार्थ की रेजिस्टिविटी निकालनी है, मान लो कि जैसे ये उदाहरण के तौर पर कॉपर होता अगर, और कॉपर की मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है तो मुझे क्या करना है, उस पदार्थ का एक मीटर लंबा टुकड़ा लेना है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, और इसमें वोल्टेज लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V स्टैंडर्ड, और करंट नापना है और V/I करके R निकालना है। तो ये जो R मिलेगा वो R क्या मिलेगा, वो उसका रेजिस्टिविटी ही होगा। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। सो इट कैन बी सेड दैट रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या resistivity of any material is the resistance offered by 1 meter length of wire with 1 meter square cross sectional area। ठीक है, इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन दे सकते हैं, रेजिस्टिविटी फाउंड आउट भी कर सकते हैं। यही इसकी SI यूनिट हो जाती है। SI यूनिट क्या बोली जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक जनरल सा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाए कीपिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। इसी कंडक्टर को ले लेते हैं अपन ने क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा पर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, लेंथ मैंने कर दी डबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का क्या होगा, सेम मटेरियल है, रेजिस्टेंस का क्या होगा निकाल लो, रो इंटू 2L/A, तो 2 रो L/A। अगर मैं इसको R डैश बोल दूं तो ये हो जाएगा क्या, 2R। यानी रेजिस्टिविटी, या अपन इसको ये बोलेंगे फिजिकल, उसकी लेंथ को छोड़ के बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। L बढ़ेगा R बढ़ेगा, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब अपन को प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन करने हैं तो एक चीज जब दूसरे प्रोपोर्शनल है और उनके बीच में रिलेशन के आधार पर कोई क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है तो उस फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें कांस्टेंट स्थिर मानी जाएगी, तभी तो प्रोपोर्शनलिटी आप निकाल पाओगे ना। अगर L के साथ साथ A भी वेरी हो रहा है तो फिर R की प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ L से बताना बेवकूफ़ी है, क्योंकि साथ में A भी वेरी कर रहा है तो उस A का भी कुछ ना कुछ असर आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा। मान लीजिए मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया, लेंथ अपनी L ही है, लेंथ L ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2A और मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी रो है, तो R डबल डैश बोल देता हूं, रो L/2A, यानी जो हमारे यहां निकल रहा था उसका R/2। तो अपन कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A
पर ये कब लागू होगा, जब बाकी सारी चीजें रो और एल कांस्टेंट है, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई में, क्या कि लेंथ भी, टेम्परेचर बढ़ाया गया है जिसकी वजह से लेंथ इतने गुना बढ़ी और एरिया इतने गुना बढ़ा। किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया गया किसी माध्यम से, उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन अलग अलग तरह के आ सकते हैं, कि किसी एक कंडक्टर मटेरियल का, ये कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ाया गया है उसे हीट करके, जिसकी लेंथ में इतना परसेंट इजाफा हुआ और उसके एरिया में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, इजाफा हुआ, बढ़त हुई, तो उसके रेजिस्टेंस में कितनी बढ़त होगी। अब आपको लेंथ और एरिया दोनों में होने वाले चेंज को डालना है फॉर्मूला में, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस में कितना अंतर आ रहा है वो आपको निकालना है। ठीक, तो इस तरह से आप उस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से रेजिस्टेंस से ठीक इसका ही अपोजिट बोला जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इस जिस तरह से रेजिस्टिविटी है उसी तरह से बोली जाती है कंडक्टिविटी। तो एक और टर्म आती है अपने सामने, कंडक्टेंस, डिनोट की जाती है जी से। क्या है कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उस कंडक्टर का कंडक्टेंस कहलाता है चालकता। वो कितना अलाउ कर रहा है किसी भी करंट को कंडक्ट होने के लिए। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले के रूप में लिखा जाए तो G इज 1/R। अगर R बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस, उस पदार्थ की कंडक्टेंस घट जाएगी, कम होगी। ऐसा यूनिट जो है क्या है? सीमेंस। डिनोट किया जाता है सीमेंस को S से। मतलब जैसे वहां ओम है ना, रेजिस्टेंस की R की यूनिट क्या है? ओम, डिनोट किया जाता है ओम से। ऐसे ही G की यूनिट क्या है? सीमेंस, डिनोट किया जाता है S से। इस प्रकार और जैसे कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, वैसे ही आता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस किसके कारण रेजिस्टेंस है? रेजिस्टिविटी के कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ हर पदार्थ में रेजिस्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एटम से टकराएगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से दूसरी प्रॉपर्टी सामने आती है रेजिस्टेंस। इसी प्रकार कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टिविटी, सिग्मा रेसिप्रोकल है किसकी? रेजिस्टिविटी, रो। अब जैसे रेजिस्टिविटी को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, वैसे ही कंडक्टिविटी को बोलते हैं अपन विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो डिनोट किया जाता है सिग्मा से। और यहां पर अगर मैं सिग्मा कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा? 1/ρ। तो यहां से अपन G निकाल सकते हैं क्या? 1/R अपन कह रहे हैं।
आर का रो एल बाई ए फॉर्मूला रख दो यहां, तो 1/रो इंटू ए ऊपर चल जाएगा, ए बाई एल। 1/रो को मैं क्या रख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए बाई एल। ये अपना क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। ठीक है, तो जी हमारा क्या आ गया, सिग्मा ए बाई एल। ए की यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट पता है मीटर, जी की पता है सीमेंस। सिग्मा की अपन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, सीमेंस इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, सिग्मा की यूनिट। तो सिग्मा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम से एम कैंसिल, एस पर मीटर, या आप इसे लिख सकते हैं एस एम माइनस 1। ठीक है, ये अपनी किसकी, सिग्मा की या कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। ठीक, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं लगेगी आपको, पर आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस अभी अपन को डील करना है, फिर उसके बाद सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट्स, और जब थ्योरी ये सर्किट थ्योरी सर्किट लॉज में अपन जाएंगे तो चीजें और इंटरेस्टिंग होगी, मजा आएगा। पर वो मजा लेने के लिए ये बेसिक चीजें थोड़ा सा अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक खास चीज और आती है अपने एसएससी जेईई के एग्जाम में, कई बार पूछ ली जाती है, और दूसरे एग्जाम्स जो आरआरबी के, एनटीपीसी, डीआरडीओ वगैरह इनके जो एग्जाम्स होते हैं इनमें भी कई बार आ जाती है। एक बार वो देख लेते हैं अपन, कलर कोडेड रेजिस्टेंस। कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टेंस, इनके रेजिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कलर कोडेड रेजिस्टेंस भी अपन किताबों में देखेंगे तो 4 कलर कोड वाले रेजिस्टेंस जनरली बता देते हैं, पर आजकल 5 कोडिंग 6 कोडिंग तक, 6 कलर कोड, 6 कलर बैंड तक आते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे 4 वाला अपन देखते हैं पहले। एक रेजिस्टेंस है ये कार्बन रेजिस्टेंस, जिसमें इस तरह से 4 बैंड है कलर के। ये 4 कलर के बैंड है। पहला कलर ए बोल देता हूं, बी बोल देता हूं, सी, डी। अभी मैं कलर नहीं बता रहा हूं, जनरल एक ABCD बता रहा हूं। अगर किसी रेजिस्टेंस में 4 कलर बैंड हैं तो उन 4 कलर बैंड से अपन क्या निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि इनका कलर अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, इस तरह का। वो क्या चीज है वो भी अभी अपन देखते हैं कि उसको कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टेंस है, बेसिकली किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ पाउडर्ड कार्बन, मेनली पाउडर्ड कार्बन रहेगा इसलिए कार्बन रेजिस्टर बोला जाता है, प्लस कोई ना कोई एक बाइंडिंग एजेंट होता है इस पाउडर को बांधे रखने के लिए। जैसे गिट्टी और मिट्टी को बांधे रखने के लिए सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट है, इसी प्रकार कोई ना कोई एक बाइंडिंग एजेंट होता है। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर बेक किया जाता है इन ट्यूब, एक इंसुलेटेड ट्यूब में इन्हें बेक किया जाता है, प्लस वायर अटैच्ड एट बोथ एंड्स। ये आपका कार्बन रजिस्टर तैयार हो गया। पाउडर्ड कार्बन है प्लस एक बाइंडिंग एजेंट है, दोनों को मिलाया, बेक करना है एक इंसुलेटेड किसी भी प्लास्टिक पीवीसी की ट्यूब में डाल के, जिसके ऊपर कलर कोडिंग पहले से हो रखी है। दोनों तरफ आपको 2 तार उसमें डाल देने हैं ताकि बेकिंग के दौरान वो चिपक जाए ट्यूब और एक रेजिस्टेंस तैयार हो जाए। ठीक है, इस तरह से अपना रेजिस्टेंस बन जाता है। कलर कोडिंग क्या कहती है उस पर आ जाता है। अगर 4 बैंड का
4 कलर बैंड हैं रजिस्टर पर, तो इसकी कोडिंग किस प्रकार होगी? ए पहली डिजिट बनेगा, बी दूसरी डिजिट बनेगा, इनटू 10 की पावर सी तीसरी डिजिट पावर में चल जाएगी, प्लस माइनस डी परसेंटेज। ये अपने को टॉलरेंस बता देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई ए की जगह पर हम ए में रखें क्या, तो वो कलर कोडिंग होती है। अगर मान लीजिए ये अलग अलग प्रकार के कलर हैं, तो कौन कौन से कलर हो सकते हैं? ब्लैक कलर की कलर बैंड हो सकता है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। इन तरह के कलर बैंड हो सकते हैं जिनका नंबर इस प्रकार दिया जाता है। ये 0 नंबर रहेगा, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये किसने डिसाइड किया? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब तक यूज होते आ रहे हैं, तो सभी ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरे वर्ल्ड में। ये नंबर इसी तरह से बांटे गए इन कलर को। भाई जो इंद्रधनुष के रंग है उसी में बांट सकते थे, पर ये इनकी इच्छा थी, इन्होंने बांट दिया। अब सब इसी फॉलो कर रहे हैं, तो अपन को यह याद करना है, ये चीज याद होनी चाहिए कलर कोडिंग रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कि 0 नंबर ब्लैक का, ये ब्राउन का 1 नंबर है, रेड का 2 नंबर है। याद करने की ट्रिक भी है क्या? ब्लैक का बी याद रखो, ब्राउन का बी याद रखो, ROY, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो, भारत नहीं बोला क्या, इंडिया नहीं बोला क्या, ब्रिटेन ही घिस रहे हैं अब तक। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को नंबर से मतलब है, अभी क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, याद रख लो। वेरी गुड वाइफ, एक राइमिंग बनाने के लिए इस तरह से इसको बोला गया है क्या? बीबी रॉय, ये पूरा एक नाम लग रहा है किसी साइंटिस्ट का, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये आपको बोलने में याद रह जाएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा क्या कि बी पहले आ रहा है, 0 नंबर से स्टार्ट करना है, ब्राउन 1 नंबर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ग्रे और वाइट। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए ये कलर कोडिंग होती है, अगर मान लीजिए रेड, येलो, ब्लू, रेड का नंबर यहां आ जाता कितना? 2, येलो का आ जाता कितना है? येलो का 4 यानी 24, ब्लू का क्या है? 6 यानी 24 इंटू 10 की पावर 6, 24 मेगा ओम रेजिस्टेंस होता है। और डी जो है, ये डी टॉलरेंस वाला कलर जो है, ये डी टॉलरेंस बैंड जिसको अपन बोलते हैं, फोर्थ, ये क्या हो जाएगा? ये सिल्वर भी हो सकता है, ये गोल्ड कलर हो सकता है, और ये विदाउट कलर भी हो सकता है, नो कलर। यानी 3 ही अगर बैंड है, तो नो कलर है तो प्लस माइनस 20%, गोल्ड है तो प्लस माइनस 10%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 5%। ये टॉलरेंस वैल्यूज होती हैं कि इतनी टॉलरेंस, इतना वेरिएशन जो हमने रेजिस्टेंस बताया उसमें इतना वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, यही सेम कलर कोडिंग यूज की जाती है। ये तो अपना क्या हो गया? 4 बैंड वाला कलर, 4 बैंड वाला कलर कोडेड रेजिस्टेंस। अगर मान लो 5 बैंड, 5 बैंड मतलब ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, तीसरा, ये चौथा
और एक पांचवा ABCDE। तो इसका जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? A डिजिट हो जाएगा, B डिजिट हो जाएगा, C भी डिजिट हो जाएगा, D अपना मल्टीप्लायर है, पावर में जाएगा, और प्लस माइनस E परसेंटेज टॉलरेंस वैल्यू बताएगा। टॉलरेंस के यही सब कलर बैंड आएंगे, ABCD चारों में इनमें से कोई ना कोई कलर आएगा। ठीक है, इसी तरह से 6 बैंड वाला जो कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टेंस होता है उसकी भी कोडिंग मैं आपको बता देता हूं फटाफट कि 6 बैंड अगर होंगे कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टेंस पर तो उसमें अपन को रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। ये पहला बैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ABCDEF। तो यहां पर जो अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो कैसे निकलता है? ABC, 3 तो ये डिजिट हो गई। इन बैंड्स के कलर कोई ना कोई इस ग्रुप में से ही होंगे, और जैसे जैसे नए एडवांस आते जाते हैं हो सकता है कलर एक आधे ऐड हो गए हों, पर आप ये सोच सकते हैं 9 के बाद अगर मुझे 10 लिखना है तो 1 और 0 से भी 10 बन सकता है। तो इतने सारे बैंड नहीं बनाएंगे, तो कलर तो लगभग इनमें से ही इंक्लूडेड है। उसमें एक आधा अगर कोई बैंड होगा तो वो अलग से स्पेसिफाई करते होंगे, वो अलग से क्या स्पेसिफिकेशन है वही मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ ABC ये 3 तो हो गए अपने क्या डिजिट्स। उसके बाद D अपना हो जाएगा मल्टीप्लायर, तो ये ऊपर चल जाएगा D, ये D है। प्लस माइनस E जो आएगा वो आ जाएगा अपना टॉलरेंस का, और जो F वाला बैंड है उस बैंड का जो नंबर होगा वो नंबर होगा F होगा क्या अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब उस टेम्परेचर की वजह से उस रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है वो तक बताते हैं 6 बैंड कलर कोडिंग में, कितना प्रिसाइज बनाते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूं मैं। डिजिट 1, ये भी डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, यानी शुरुआत के 3 बैंड तो 3 डिजिट के हैं। डी वाला जो है ये जा रहा है मल्टीप्लायर में। भाई मुझे अगर मान लो ये डी ब्लैक कलर का हुआ तो 10 की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ये डिजिट नंबर बनेगा वही नंबर रेजिस्टेंस। अगर डी है 1 तो यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर मान लो ये 501 बनता है तो ये 501 इंटू 0, एक 0 और आ जाएगा, मतलब 501 इंटू 10 एक 0 और आ जाएगा, यानी 5010 ओम हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से तो ये डी में जो भी कलर कोड के रेस्पेक्ट में नंबर होगा वो 10 की पावर चल जाएगा। ई अपना कहलाता है टॉलरेंस, और एफ जो होगा वो एफ नंबर अपने को बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके साथ कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों मिलके अपन को टेम्परेचर कोफिशिएंट बताएंगे। तो इस तरह से ये 6 बैंड हो चाहे 5 बैंड हो चाहे 4 बैंड हो, आप कलर कोडिंग निकाल सकते हैं। जनरली अभी तक 4 बैंड के क्वेश्चन पूछे गए, 5 के पूछे जाने लगे हैं, 6 पर अभी तक पहुंचे नहीं, पर एग्जामिनर जो भी पेपर सेटर है उसके मन में आ जाए तो पूछ सकता है। नॉलेज है, गेन करिए और इस्तेमाल करिए एग्जाम में। ठीक है, तो ये आज का अपना यहाँ पर था वीडियो। नेक्स्ट में जब अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर अपन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कैसे करते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के पीछे किरचॉफ्स लॉ का क्या रीजन है, कैसे किरचॉफ्स लॉ की वजह से सीरीज पैरेलल कनेक्शन को समझना आसान है, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है रेजिस्टेंस पर वो अपन देखेंगे। तो वहां जाकर अपना रेजिस्टेंस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होगा और रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और ये 3 वीडियो मिलके आपके रेजिस्टेंस का पार्ट कंप्लीट कर देंगे, रेजिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वीडियो अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और सकल हंस मेरा में विराजे। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं।